दोस्तों नमस्कार। हम फिर एक यूपी पीसीएस मेंस का सवाल लेके आपके सामने उपस्थित हैं। तो ये 20 और 19 हम आपके सामने डिस्कस कर चुके थे। आज हम 18 को डिस्कस कर रहे हैं। एक अच्छा सवाल है और ये इथिक्स में भी पूछा जाता है। सॉरी 18 नहीं 17, ये तो हम 18 डिस्कस कर चुके थे आपके सामने। 17 ये आप अगर देखेंगे तो सिलेबस में सिटीजन चार्टर एच ऐसा ही लिखा हुआ है, सिटीजन चार्टर। और यहाँ से यूपीएससी और यूपी पीसीएस सवाल पूछता है। बिहार पीसीएस अभी तक सवाल नहीं पूछा है, लेकिन जिस तरीक़ा से 69 और 68 में बीपीएससी के मेंस के क्वेश्चन ने टर्न आउट किया है अपने आप को, तो मे भी इसकी पूछे जाने की संभावना काफ़ी अधिक है। कहाँ पे? तो ये जो 8 नंबर का क्वेश्चन आता है ना, 8 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है बीपीएससी में, वहाँ पे इसकी पूछने की संभावना काफ़ी अधिक है। और यूपी पीसीएस तो पूछ ही चुका है, बीपीएससी पूछ ही सॉरी बीपीएससी का और यूपीएससी तो ये, और अन अदर स्टेट पीसीएस में भी ये कोई एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना काफ़ी अधिक है। इसलिए हम इस क्वेश्चन को आपके सामने लेके आए हैं। तो आइए हम बात करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को हम तोड़ने का प्रयास करते हैं। पहले पार्ट में को नागरिक अधिकार पत्र क्या है, तो पहला तो यही हो गया कि व्हाट इज सिटीजन चार्टर। सिंपल है, व्हाट इज सिटीजन चार्टर क्या है। फिर नागरिकों के कल्याण में इसकी भूमिका, तो पहला क्या होगा हमारा नागरिकों के कल्याण, तो ये हमारा दूसरा हो गया नागरिकों के कल्याण में इसकी भूमिका, ये 3 हो गया। तो नागरिकों के कल्याण में इसकी भूमिका। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन हो गया, लेकिन इसके अतिरिक्त क्वेश्चन क्या बन सकता है जो यूपीएससी के लिए थोड़ा सा पूछ सकता है। तो नागरिकों के कल्याण की भूमिका में ये नागरिकों के कल्याण में ये किस सीमा तक सहायक है, टिप्पणी कीजिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन लिख दे कि नागरिक अधिकार पत्र क्या है, नागरिकों के कल्याण में यह किस सीमा तक सफल है, या नागरिकों कल्याण करने में किस सीमा तक सफल है, टिप्पणी कीजिए, आलोचनात्मक कीजिए, क्योंकि यूपीएससी आलोचना भी काफ़ी पूछता है। समझ गए? तो ये उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को समझ गए होंगे क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन कोई काफ़ी अधिक टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हम यहाँ पे 2 चीज़ आपसे बात करते हैं। जब तक आप इस 2 चीज़ के डिफरेंस को नहीं समझेंगे, तब तक इस क्वेश्चन का आंसर लिखना थोड़ा आपके लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगा। तो हम आपको 2 चीज़ समझाते हैं पहले, आइए, और उसके बाद इस क्वेश्चन का भूमिका और बॉडी की हम बात करेंगे। तो पहले हम आपसे ये बता रहे हैं कि नागरिक अधिकार क्या होता है, ये बताइए। क्वेश्चन पे यहाँ पे 2 टर्म, एक हमारा नागरिक अधिकार, अगर नागरिक अधिकार को हम जान गए, और दूसरा हमारा क्या है नागरिकों का कल्याण, दूसरा है नागरिकों के कल्याण। ठीक है, नागरिकों के कल्याण। अगर इस दोनों चीज़ को हम जान गए तो हम आंसर को बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से लिख लेंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे। तो देखिए नागरिक अधिकार, आपका अधिकार क्या है भाई? सिंपल है, आपका अधिकार क्या है? आपको बोलने की आज़ादी होनी चाहिए थी, आप कहेंगे एक संविधान के द्वारा जो हमें अधिकार मिला हुआ है उसे हम कहते हैं संवैधानिक अधिकार। देखिए नागरिक अधिकार देश में जो भारत है, भारत में 3 तरह के अधिकार होते हैं। अगर हम समानता देखें तो एक हमारा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, जो हमें संविधान के द्वारा दिया हुआ है, जो हमें संविधान से मिला है, उसको हम लोग संवैधानिक अधिकार कहते हैं, जो आपका फंडामेंटल राइट है। कुछ हमारे यहाँ होता है लीगल राइट, जिसे हम लोग कहते हैं वैधानिक अधिकार, जैसे मत देने का अधिकार। मत देने का अधिकार संवैधानिक अधिकार नहीं है, ये वैधानिक अधिकार है। तो कुछ होता है लीगल राइट, एक हमारा हो गया संवैधानिक राइट जो संविधान में दिया हुआ है, एक होता है लीगल राइट जो पार्लियामेंट ने कानून बना के हम लोगों को दिया है। तो दूसरा हो गया हमारा लीगल राइट, और तीसरा होता है नेचुरल राइट। तो आप इसको पहला भी मान सकते थे, नेचुरल राइट, कि एक मानव होने के नाते आपका कुछ अधिकार है। एक मानव होने के नाते, जैसे आप देखे होंगे अगर कहीं पुलिस कोई ज्यादती करती है या कोई अपराधी होता है तो मानवाधिकार उल्लंघन, हमारे यहाँ भी मानवाधिकार आयोग है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, वो तत्पर हो जाता है कि नहीं यहाँ पे मानवाधिकार का उल्लंघन है। तो मानव होने के नाते आपका कुछ अधिकार है। समझ गए? ये 3 तरह के अधिकार ह्यूमन के होते हैं। तो इंडिया के संदर्भ में अगर हम बात करें तो मानवीय अधिकार इसे कहा जाता है ना कि नहीं आप इसके साथ पशु की तरह व्यवहार नहीं कर सकते भाई, ये मानव है, इसके लिए खाना पानी का व्यवस्था कीजिए। जैसे यदि आज 12 मार्च है और आज एक इम्पोर्टेंट तिथि इसलिए है, यदि आप न्यूज़ सुन रहे होंगे तो दिल्ली में आज एक शादी है, वो एक बहुत बड़ा मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, उनका नाम है काला जेठेरी। ठीक है, और एक लेडी डॉन है
मिंज करके कुछ नाम है, वो लेडी डॉन मिंज करके, मुझे याद नहीं है। और दोनों एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। काला जेठेरी पर हरियाणा पुलिस ने 7 लाख का इनाम रखा था, और आज दोनों शादी कर रहे हैं दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में कोई द्वारका में कोई मैरिज हॉल है, उनमें आज उन दोनों की शादी है। पूरी उनकी शादी के लिए लगभग कितने पुलिस वाले लगाए गए हैं, पूरी छावनी में तब्दील कर दिया गया, पूरी छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है, उनको 6 घंटा का पैरोल मिला शादी करने के लिए। तो भाई मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, अगर कोर्ट चाहे तो नहीं भी देती, लेकिन मानव होने के नाते उसका अधिकार है ना कि वो शादी करे। समझ गए? तो नेचुरल राइट हम समझा दिया आपको कि क्या होता है। तो ये मानव, ऐसे किसी को पुलिस अगर लाठी मारती है तो अपराधी है, कथन कि नहीं ये मानवाधिकार उल्लंघन, मानवाधिकार होता है। उम्मीद करते कि आप समझ गए होंगे कि मानवाधिकार क्या होता है, और बहुत बेहतर आप दिन रात हमारे सामने ये न्यूज में आते रहता है। ये 3 हो गया। तो क्या, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, एक लीगल राइट, एक नेचुरल राइट, जो मानव होने के नाते आपको मिला हुआ है। हम बात करते हैं कल्याण की। अब ये बताइए मानव का कल्याण कैसे होगा? अगर हम कल्याण की बात करें तो मानव का कल्याण कैसे होगा? एक तो कल्याण इसका क्या होगा, इसको अच्छी पोषण मिले, तभी तो कल्याण होगा ना। ये बताइए, अच्छा पोषण मिले, शिक्षा अच्छी मिले, हेल्थ अच्छा मिले, स्वास्थ्य अच्छा मिले, ठीक है, इसका लिविंग स्टैंडर्ड जो है, रहन सहन का स्तर ऊंचा हो, तो यही तो होगा ना कल्याण। मानव कल्याण तो यही हो गया। जैसे हम लोग, गरीबी हमारे यहाँ ना हो, भूखमरी हमारे यहाँ ना हो, लिंग भेदभाव हमारे यहाँ ना हो, लिंग आधारित हिंसा ना हो, या हमारे हिंसा भी ना हो। तो ये क्या है, सबों को आगे बढ़ने के लिए समान अवसर उपलब्ध हो। तो यही सब हमारा कल्याण है ना। सरकार कल्याणकारी योजनाएं बनाती है, 5 केजी अनाज, एजुकेशन, हेल्थ। तो कल्याण आप समझ गए। तो नागरिक अधिकार और कल्याण, तो दोनों के डिफरेंस को आप समझ गए होंगे। अब दोनों में यहाँ क्या एस्टेब्लिश करना है, यहाँ पे वही तो एस्टेब्लिश करना है ना कि नागरिक अधिकार पत्र क्या है, नागरिक के कल्याण में इसकी क्या भूमिका है। तो अधिकार पत्र, अब आता है नागरिक अधिकार पत्र क्या होता है। तो देखिए, नागरिक अधिकार पत्र ये होता है, ये आप समझ गए होंगे। आगे हम अगले पेज पे चलते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ आपका नागरिक अधिकार पत्र, हमने वो डिफाइन किया था नागरिक अधिकार आपके सामने। अब हम बात करते हैं नागरिक अधिकार पत्र। ठीक है, नागरिक अधिकार पत्र ये क्या होता है। तो पत्र आप समझ के, एक डॉक्यूमेंट्स हो गया, एक दस्तावेज हो गया। तो नागरिक अधिकार पत्र, देखिए कोई भी संगठन जो है, जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, पोषण है, ये सरकार भी बनाती है, लेकिन प्राइवेट संगठन जो देता है, चाहे वो सरकारी संगठन हो या प्राइवेट संगठन हो, दोनों देता है। जो वेलफेयर के सेक्टर में दोनों संस्थाएं काम करती है, सरकारी और निजी। तो इस संस्थानों के द्वारा, सरकारी या निजी संगठन, या सिर्फ आप लिखिए संगठनों के द्वारा नागरिकों को दी जाने वाली सेवा, जो सेवाएं नागरिकों को दी जाती है, उसके वह रूपरेखा बताती है कि हम आपको ये सेवा कैसे देंगे, कितने दिन में देंगे, किस क्वालिटी पे देंगे। ठीक है, किस क्वालिटी पे देंगे, यही होता है। दिए जाने वाली सेवा, इसमें क्या पारदर्शिता होगी, हमारी क्या जवाबदेही होगी, इन टोटल चीज़ों की जानकारी जो है उसी को कहा जाता है नागरिक अधिकार पत्र। समझ गए कि कोई जैसे प्राइवेट स्कूल है, वो क्या करती है, वो बताती है कि हम ये सेवा आपके बच्चा को देंगे, खेलकूद देंगे, इतना घंटा एजुकेशन देंगे, उसके बदले हम ये लेंगे, इतना पैसा लेंगे। तो नागरिक और सरकारी संगठन या गैर सरकारी संगठन दोनों, जैसे कि सरकार भी बहुत सारी सेवाएं देती है, उसके बदले सरकार पैसा लेती है। सरकार के हॉस्पिटल में हर चीज़ तो मुफ्त में नहीं होता है ना, वहाँ पे फीस थोड़ी कम लगती है, लेकिन पैसा वहाँ भी लेती है ना, कि नहीं लेती है बताइए। हाँ, कुछ चीज़ सरकार मुफ्त में देती है और कुछ चीज़ सरकार मुफ्त में नहीं देती है। तो अब हम बात करें नागरिक अधिकार पत्र, तो भूमिका। अब आइए भूमिका हम लिखते हैं। तो क्या भूमिका में यही नहीं लिख ले कि नागरिक अधिकार पत्र क्या होता है। तो नागरिक अधिकार पत्र का भूमिका लिखिए कि नागरिक चार्टर या नागरिक अधिकार पत्र एक दस्तावेज है, एक दस्तावेज है जो किसी भी संगठन के द्वारा, एक दस्तावेज है जो किसी भी संगठन के द्वारा नागरिकों या ग्राहकों को, ठीक है, नागरिकों या ग्राहकों को, ग्राहकों के समूह को दी जाने वाली सेवा, ठीक है, या दी जाने वाली सेवा का रूपरेखा प्रस्तुत करती है, जिसके परिणाम स्वरूप सेवाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही व सुशासन सुनिश्चित हो सके। सिंपल, सुनिश्चित हो सके, ये हो गया हमारा नागरिक अधिकार पत्र।
नागरिक अधिकार पत्र एक दस्तावेज है जो सेवा देने या सेवा प्रदान करने वाले संगठनों के द्वारा, 2-3 भाषा चूंकि हम देख के नहीं पढ़ाते तो जितने बार भूमिका लिखेंगे उतनी बार अलग अलग थोड़ी हो जाएगी, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। तो नागरिक अधिकार पत्र एक घोषणा पत्र, ऐसे आप लिख सकते हैं, एक घोषणा पत्र है, एक दस्तावेज है जिसके अंतर्गत सेवा देने वाली कंपनियां या सेवा देने वाला संगठन अपने ग्राहकों को दी गई सेवा और दिए जाने वाली सेवाओं के लिए सेवाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए एक घोषणा पत्र है। बस ये हो गया आपका भूमिका, आपने लगा दिया पूर्ण विराम। समझ गए? अब आता है कि भारत में क्या ये लागू है या नहीं है, इसके विषय में। तो भूमिका आप समझ गए क्या लिखना था। भारत में जो ये है 1997 में हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर थे इंद्र कुमार गुजराल जी, ठीक है। तो उस समय इन्होंने मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया और यूटी के जो प्रशासक होते हैं सबको बुलाया और एक सम्मेलन किया, और उस सम्मेलन में नागरिक घोषणा पत्र जो सिटीजन चार्टर है उनको लागू किया गया। लेकिन हम आपको ये बता दें कि ये कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होता है। अगर इसका पालन नहीं किया जाए तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ठीक है। ये एक स्वैच्छिक घोषणा पत्र होता है जो संगठन, सरकारी संगठन, क्योंकि अभी तो प्राइवेट संगठनें अब काफ़ी अधिक आ गई है, तो सरकारी संगठन या प्राइवेट संगठनों के द्वारा स्वैच्छिक रूप से ये जारी की जाती है कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ग्राहकों की संतुष्टि पर आधारित ये जारी की जाती है। तो ये लीगल रूप से बाइंडिंग नहीं होता है कि अगर नहीं पालन किया आप उसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर वो होता है तो उसको हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट, कि ये कॉन्ट्रैक्ट किया है कंपनी ने, ठीक। तो 1997 से ये भारत में लागू है। ये भारत सरकार की वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पे सिटीजन चार्टर का विकल्प दिया होता है। 1997 से हमारे देश में लागू है ये सिटीजन चार्टर। हाँ, ये एक अलग बात है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन उस स्तर पे नहीं हुआ है जिस स्तर पे होना चाहिए था। अब देखिए जैसे देश में क्या हुआ, आरटीआई, इन्होंने, हमने क्या कहा कि सिटीजन चार्टर एक एक्ट है जिसके तहत आप किसी भी सेवा प्रदाता संगठन में या कंपनी का या सरकारी संगठन का जवाबदेही, सुशासन, जिम्मेदारी सुनिश्चित करते हैं। मैंने 3 चीज़ बताया, जवाबदेही, जिम्मेदारी और सुशासन क्या करवाते हैं, आप सुनिश्चित करवाते हैं। तो हमारे यहाँ जो आरटीआई अधिनियम बना है, आरटीआई एक्ट बना है, ये क्या है, सॉरी आरआईटी हमने लिख दिया, आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो 2005 में आया था। तो यही सुशासन, जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ही तो लाया गया था ना। तो ये नागरिक घोषणा पत्र आरटीआई का एक अगला कदम है, वही नहीं है, सेम नहीं है, ये एक अगला कदम है। तो आपको सिर्फ हम ये समझाने के लिए बता दिए, आप लिख भी सकते हैं इसको बॉडी में कहीं पे, आप समझिए नागरिक घोषणा पत्र क्या था, ये भारत में कब लाया गया था, किन के द्वारा लाया गया था, ये हो। अब हमारा आता है अगला, हम सब हेडिंग बनाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि नागरिकों के कल्याण में इसकी भूमिका। तो हम एक सब हेडिंग बनाए, नागरिकों, ठीक है, के कल्याण में भूमिका। अब हमने यहाँ पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा और 5वां पॉइंट हमने यहाँ पे लिखना शुरू कर दिया। तो देखिए इसके तहत जो सबसे बड़ी बात आती है वो एक इसके 6 सिद्धांत जिस पे काम कर रहे हैं। एक होता है क्वालिटी, आपको ये जानने का अधिकार होता है, गुणवत्ता, कि जो सेवाएं आपको दी जा रही है, जैसे मान के चलिए कि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं तो क्या हमारे अंदर वो क्वालिटी है कि नहीं है, ठीक है। आप अगर कहीं से कोई राशन का सामान या कुछ खरीद रहे हैं तो क्या उसमें गुणवत्ता है कि नहीं है, तो वो आपको जानना चाहिए था। जिससे क्या होगा, जवाबदेही, पारदर्शिता, करप्शन कम होता है। इस सबसे चीज़ क्या होता है, करप्शन कम होता है, पारदर्शिता सुनिश्चित होती है, जवाबदेही तय होती है, किसी की जिम्मेदारी तय होती है। तो पहला हो गया इसका गुणवत्ता, इस सिद्धांत पे काम करता है कि गुणवत्ता। दूसरा होता है चॉइस। चॉइस मतलब क्या कि कस्टमर के पास ये विकल्प होना चाहिए था चुनने का। चॉइस यानी विकल्प होना चाहिए था कि आप चीज सेवाओं को चुन सके, ऐसा नहीं कि हम जो दे दिए वही कंपलसरी हो गया, ठीक है। तीसरा हमारा होता है स्टैंडर्ड, तो HOI, दूसरा हो गया चॉइस, तीसरा होता है स्टैंडर्ड, कि आप जो सेवाएं प्रदान कर रहे हैं उसका स्टैंडर्ड क्या है, उनका मानक क्या है। तो स्टैंडर्ड का हिंदी होता है मानक, चॉइस का हिंदी हो गया आपका विकल्प। तो आपके पास आप विकल्प दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, मानक, आपकी सेवा का मानक क्या है, ये जानने का अधिकार होना चाहिए कस्टमर को कि मानक, आपके सेवा का मानक क्या है। तीसरा मूल्य, यानी करदाताओं का जो पैसा है, मूल्य, यानी सपोज कीजिए कि सरकारी
गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट हमारी सरकारी एजेंसी है, वो अगर कुछ सेवा दे रही है तो सेवा दे रही है तो वो किसके पैसा से दे रही है? जनता के पैसा से ना, टैक्स के पैसा से ना। तो ये आपको जानने का अधिकार होना चाहिए था, यही है सिटीजन चार्टर। तो ये जानने का अधिकार आपको होना चाहिए था कि जो आप सेवा दे, जनता का पैसा आप किस तरह से खर्च कर रहे हैं। और अगला हो गया हमारा जवाबदेही। जवाबदेही, व्यक्ति और संगठन की जवाबदेही, व्यक्ति और संगठन की जवाबदेही। और अगला पॉइंट हो गया पारदर्शिता। तो ये 6 सिद्धांत पे ये सिटीजन चार्टर हमारा काम करता है, 6 सिद्धांत पे, ठीक है। अब इस 6 सिद्धांत पे ये जब ये सभी चीज़ें अगर सुनिश्चित हो जाएगी तो आप बताइए, अगर आपको कोई सेवा कोई सरकारी कंपनी या कोई प्राइवेट कंपनी दे रही है, अगर उसमें पारदर्शिता हो, अगर गलत हो रहा तो उसकी जवाब, जैसे सपोज कीजिए हम एक सिंपल एग्जांपल आपसे ले लेते हैं कि हमारे यहाँ 5 केजी गेहूँ और 5 केजी चावल फ्री में दिया जाता है, किसके लिए? नागरिक कल्याण के लिए। एकदम एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल ले लीजिए, नागरिक कल्याण के दिया जाता है, कोई इसमें दिक्कत? कहीं सर नहीं दिक्कत है। अगर उसमें पारदर्शिता सुनिश्चित हो जाए कि नहीं 5 केजी की जगह 5 केजी ही मिलना चाहिए था, 4 केजी ना मिले, पारदर्शिता हो, हम पीछे अगर इसको लेके चले, इसमें अगर कोई गलती कर रहा है उसकी जवाबदेही सुनिश्चित हो जाए, इसमें अगर गुणवत्ता आ जाए कि नहीं जो मिल रहा है वो क्वालिटी वाला होना चाहिए था, तो क्या होगा? यही तो सिटीजन चार्टर है ना। इससे हमारा क्या होगा? वेलफेयर होगा। लेकिन अभी क्या होता है, सरकार अनाज दे रही है, सरकार पैसा दे रही है, बट उसमें क्वालिटी नहीं है। ये बताइए, वहाँ पे मानक नहीं है, कोई स्टैंडर्ड उसका नहीं है, लोग से पैसा ले लेता है, पीडीएस का जो डीलर होता है वो पैसा ले लेता है, उसकी जवाबदेही नहीं है, पारदर्शिता नहीं है, तो क्या ये कल्याण होगा? नहीं होगा ना। अब समझते कल्याण क्यों नहीं होगा? अगर आप कहीं पे हेल्थ सेवा के लिए जाते हैं, किसी निजी अस्पताल या सरकारी अस्पताल में या सिंपल निजी अस्पताल में आप जाते हैं, लेकिन वहाँ आपके पास क्वालिटी सर्विस आपको नहीं दिया जाता है, जो पैसा आपसे लिया गया है, और प्राइवेट हॉस्पिटल में क्वालिटी सर्विस नहीं दिया जाता। पहला, जो आपको विकल्प नहीं होता है, देखिए कभी कभी क्या होता है वहाँ पे जाके रिकमेंड कर दिया कि यहाँ से आप ये टेस्ट कराइए, यहाँ से ये टेस्ट कराइए, यहीं से आप मेडिसिन लीजिए, तो क्या आपके पास विकल्प है? आपके पास विकल्प नहीं है ना, आपको कंपलसरी कर यहाँ से लेना है। मानक, स्टैंडर्ड, कि भाई उस लेवल का डॉक्टर है उसके पास कि नहीं है, उस स्तर का उसके पास इक्विपमेंट है कि नहीं है, आपको जानने का अधिकार होना चाहिए था। जो अभी आप प्राइस ले रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में सर्वोच्च न्यायालय ने, हम प्राइवेट सेक्टर का इसलिए उदाहरण दे रहे हैं कि जिस समय लागू किया गया तो उस समय सरकारी चीज़ों, सरकारी सेक्टर के लिए था, लेकिन वर्तमान समय में इन सेवाओं को प्रदान करने में प्राइवेट सेक्टर की भूमिका दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसलिए सिटीजन चार्टर देखे होंगे, प्राइवेट सेक्टर भी अपने स्तर से ये चीज़ें जारी करती है और कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर ज़्यादा काम करता है। देखते प्राइवेट सेक्टर में अभी आप वो जब कस्टमर केयर को कॉल करते हैं, आप थोड़ा चढ़ के भी बोलते हैं, लेकिन उधर जी सर करते रहता है। दैट मीन्स क्या है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन, जिम्मेदारी, जवाबदेही, आपकी जवाबदेही है कि जो पूछा गया उसका जवाब दो। हाँ, जवाबदेही का अभाव आपको सरकारी में बहुत मिलेगा, यहाँ पे जवाबदेही का अभाव होता है। अब मूल्य देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक केस का सुनवाई कर रहा था, उन्होंने कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल और जो सरकारी हॉस्पिटल होता है, दोनों में जो इलाज की खर्च है ना, जो इलाज की राशि है, उसमें ह्यूज डिफरेंस है, बहुत अधिक गैप है। इन सब, चूंकि ये रिसेंट एग्जाम्पल है तो आप इनको कोट करेंगे कि कैसे सुनिश्चित करता है मूल्य। सर्वोच्च न्यायालय का आपने अवधारणा दे दिया कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी हाल में पाया कि सरकारी और प्राइवेट में जो खर्च है इलाज का, वो बहुत अधिक उसमें गैप रहता है। तो ये अगर आप सिटीजन चार्टर अगर लागू होता, आपके पास जानने का अधिकार होता, आप जानते, पूछते, फिर तो जवाबदेही किसी न किसी की सुनिश्चित होती, और उससे हमारे यहाँ क्या होता? पारदर्शिता आता। तो पारदर्शिता आता तो इससे क्या होता? लोगों का वेलफेयर होता। आप समझ गए ना कि वेलफेयर को करने में किस तरीका से ये सिटीजन चार्टर यूजफुल है। इससे क्या होता है? इससे हमारा करप्शन रुकता है, करप्शन के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, सिटीजन जो है वो थोड़ा सा अवेयर होता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट आप इसमें लिख देंगे जितना हम आपको बता चुके हैं। अकाउंटेबिलिटी, इससे क्या होगा? गवर्नमेंट में इफिशियंसी आएगा, सुशासन बढ़ेगा। तो ये तो हमारा बॉडी का पार्ट हो गया। अब हम आते हैं निष्कर्ष पे। इसमें निष्कर्ष क्या लिखना था, निष्कर्ष क्या लिख, इन सबको आप एक्सप्लेन कर देंगे। ये आपका हो गया बॉडी। निष्कर्ष, निष्कर्ष क्या लिखेंगे? क्या इसके लिए इसको लीगल बना दिया जाना चाहिए था? नहीं, सिटीजन चार्टर अगर लीगल हो जाएगा फिर वो सिटीजन चार्टर नहीं रहेगा, ठीक है। अगर सिटीजन चार्टर लीगल हो गया तो फिर वो सिटीजन चार्टर नहीं रह गया, ठीक है। इसमें यह होना चाहिए था, कुछ आपने तरफ से सुझाव भी दे सकते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। सिंपल आप लिख भी सकते हैं, यह भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में संगठनों की, सिंपल सरकारी और प्राइवेट कोष्ठ में लिख दीजिए, संगठनों की जवाबदेही, पारदर्शिता व
सुशासन सुनिश्चित करने हेतु, जिससे कि नागरिकों का कल्याण अत्यधिक हो सके, इसे और अत्यधिक तरीके से या सशक्त तरीके से, अत्यधिक सशक्त तरीके से नागरिकों के हित में क्रियान्वयन किए जाने की आवश्यकता है। बस हो गया। इसके पॉजिटिव सेंस में आप लिखेंगे कि सशक्त रूप से इसे क्रियान्वित किए जाने की आवश्यकता है। सशक्त रूप से भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में नागरिकों के कल्याण हेतु संगठनों की पारदर्शिता जवाबदेही और सुशासन सुनिश्चित करने हेतु सिटीजन चार्टर को और अत्यधिक सशक्त रूप से क्रियान्वयन करने की आवश्यकता है। आपने पूर्ण विराम डाल दिया। ये हो गया आपका निष्कर्ष। आप समझ गए? तो इसके विषय में आप और पढ़ लीजिएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप यार वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेंस आंसर राइटिंग में यदि आपको कोई भी दिक्कत होती है, आप हमारे दिए गए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। चाहे वो यूपीएससी का मेंस हो, यूपीपीसीएस का मेंस हो, या बीपीएससी का मेंस हो, या अदर स्टेट पीसीएस का मेंस हो। यदि आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई समस्या हो, तो आप हमारे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। और फिर से हम कह रहे हैं कि फर्जी और मॉडल उत्तर से आप सावधान रहेंगे। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।